देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हस्ब दस्तूर अपनी शख्सी बुलंद कामती का सबूत देते हुए अदालत में अपना मौक़िफ़ सादा अल्फाज में पेश करके मुखालिफिन के और हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 20 अगस्त को इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अपनी तकरीर में IG और सेशन जज साहिबा के मुतालिक कुछ मुतनाज़ा अल्फाज कहे थे, जज्बात में आकर, जिसके बाद तौहीन अदालत के मुकदमे में इमरान खान को तलब किया गया था। मगर इमरान खान की जानिब से जमा कराए जवाब से अदालत मुतमईन नहीं हो सकी थी, जिसके बाद इमरान खान को दूसरा मौका दिया गया। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए उनको तलब किया गया था। वहाँ इमरान खान ने अदलिया से बात करने की इजाज़त तलब की, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ सामने आई हैं। आज हुकूमती हलकों में बिल्कुल सन्नाटा है। शायद इमरान खान के खिलाफ कोई नया महाज तैयार कर रहे हैं, जैसे कि खुद इमरान खान ने कहा कि मैं इतनी जल्दी अदालतों से नहीं छूटूंगा, लेकिन बाद में जो है वो फिर सारी चीज़ें सामने आई। अच्छा, अदालती कार्रवाई में जो बातचीत हुई उसमें क्या चीज़ा नुकात थे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इरादी तौर पर खातून जज को धमकी नहीं दी थी। मैंने तकरीर में अपनी लीगल एक्शन लेने का कहा था। मैं आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं कहूँगा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा, आपने अपने अल्फाज वापस लिए, हम आपको सराहते हैं। अदालत ने का जवाब, जैसे जैसे मुकदमा आगे चला मुझे संजीदगी का एहसास हुआ। जिस अंदाज और जिस अवामी इज्तिमात में मैंने कहा ज़ेर गौर था, हमारे लिए तौहीन अदालत केस कभी अच्छा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। अदालत ने ये कहा आप कहें तो खातून जज के पास जाकर यकीन दिलाऊंगा। इमरान खान साहब ने आगे से अपने बड़ेपन का इजहार करते हुए ये भी कहा, मैं खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने ये भी कहा। साथ ही अदालत ने इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं की, ये अनाउंस भी किया कि हम फर्द जुर्म आयद नहीं करते। मौजूद अदालत इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी भी की। तो ये वो सारा मामला है जिसके ऊपर खान साहब ने जी के हवाले से आज हुआ। और साथ ही जी ये सारी सिचुएशन आज की थी, जिसके ऊपर अभी हमने बात भी की, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आज ये था कि अगर ये फर्द जुर्म आयद होता तो हुकूमत तैयार बैठी हुई थी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, और राना सनाउल्लाह साहब की जो है वो जो उम्मीदें थी उसके ऊपर सारा आज पानी फेर दिया खान साहब ने एक ये माफ़ी का मामला करके। और डेफिनेट सी बात है, अगर किया तो इस पर कोई मज़ायका भी नहीं था। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक बार फिर कौमी असेंबली में वापसी का मशवरा दिया है। साथ ही जी इस्तीफों की जो मरहलावार मंजूरी है उस पर फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस की राय को आइन से मुतसादिम करार दिया है, जहां एक ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जहां जैसे ही इजाज़त दी है। उसके अलावा जी साथ ही जी हमने ये भी देखा कि जहाँ पर ये सारा मामला हुआ है वहीं पर आज हुकूमती हलकों में जिस तरह से तैयारियां जो थी वो तैयारियों पे पानी फिरता हुआ तो नज़र आया ही आया, क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी कह रहे थे कि जितनी जल्दी मैं अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है, कुछ होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि अदालतों से मैं लौटूंगा। लेकिन अब महसूस होता है कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, जरदारी और दीगर सियासतदारों ने भी कभी अदलिया और मुल्क के दूसरे इदारों के मुतालिक भी कुछ कहा ही नहीं हो, जैसे हर कोई अदलिया से मुतालिक इमरान खान के जाराना रवैये पर सीख पा था। इमरान खान साहब ने अपने बयान में क्या कहा, ये वो देख लेते हैं। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा है। शर्म करो। आईजी
इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह अवामी मार्च के नतीजे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की धमकियां देते रहे, जैसे एहतजाज पाकिस्तानी नहीं कोई गैर मुल्की इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आ रहे हों। वो खुलेआम रबड़ की गोलियों, आंसू गैस, शेलिंग की धमकियां दे रहे थे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 25 मई से भी बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत के मिल बैठकर काम करने के दावे के बरक्स इमरान खान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने नहायत सख्ती के साथ कुछ यूं बात की। ई चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धुई भी अहमक और पागल इंसान है, उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है, ना उसके साथ कोई बैठ सकता है, ना उसके साथ किसी को हिमायत कर सकता है। वो तो एक ऐसा पागल और अहमक इंसान है कि अगर उसका बंदोबस्त जो है वो ना किया गया और अगर गवर्नमेंट और कौम ने इसका इदराक ना किया तो ये ऐसा ही पागल है जैसा पागल एक जर्मन में पैदा हुआ था और अगले 50 साल उस कौम ने गुलामी काटी। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज इसी हवाले से नैब से लोगों की बरियत के ऊपर भी एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट क्या है वो भी देख लेते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि लोग इस निज़ाम पर लानत ना भेजें तो क्या करें कि सारे मुल्जिमान नैब केसेस ऐसे भरे हो रहे हैं जैसे कि कोई जुर्म कभी हुआ ही नहीं। मुल्जिम अपने मुखालिफ वकील का इंतखाब भी खुद कर रहा है, जहाँ कानून साथ नहीं दे रहा। घंटों में तरमीम कर दो, ये मजाक है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। इसी हवाले से सारी चीज़ों पर जी आज बात करेंगे। मैं इस पैनल में मौजूद होंगे जी मेहमान। सबसे पहले ज्वाइन करिए नुसरत वाहिद साहिबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA है। साथ ही ज्वाइन करिए नून लीग से ज़ारा फातमी साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं आप भी, और साथ ही जी अबू बकर साहब भी ज्वाइन करेंगे MQM पाकिस्तान से, मेंबर कौमी असेंबली। इन तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जी जाऊँगी नुसरत वाहिद साहिबा और ज़ारा फातमी साहिबा की तरफ। ज़ारा फातमी साहिबा आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। ज़ारा फातमी साहिबा, आज बड़ी तैयारियां थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है आज माफ़ी मांग ली खान साहब ने, तो वो चीज़ें अब बैकआउट हो गई उस तरह से। वरना राना सनाउल्लाह साहब के शॉर्ट भी मैंने सुनवाया, जिस तरह की बातें उन्होंने की थी और जिस तरह की चीज़ें चली थी। लेकिन ये जो अब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं खान साहब इस्लामाबाद आने की, उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा साहिबा जी। देखिए, अगर लोग इमरान खान को, बल्कि इमरान नियाजी को अगर लाडला कहते हैं तो गलत तो नहीं कहते हैं ना। हमारे जलाल चौधरी साहब को 5 साल की सजा दी गई थी और डिस्क्वालीफाई किया गया उनको सिर्फ इस बेसिस पे कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी थी। इसी तरीके से दानियाल अजीज के साथ भी हुआ, निहाल हाशमी साहब से ये हुआ। तो इमरान नियाजी साहब जो है ना, वो जो मर्जी आए करते रहे, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रही थी। जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमने बहुत तैयारियां की हुई थी, तैयारियां तो हम लोग हमेशा करके रखते हैं, लेकिन ये आपका ख्याल गलत है कि हमने किस चीज़ की तैयारी की थी। उनकी धमकियों की उनका कोई पता नहीं है, कब वो यू टर्न ले लेते हैं और कब नहीं लेते हैं। उन्होंने कोई माफी शाफी नहीं मांगी थी। ये कोई माफी मांगने का तरीका हुआ? ये तो माफी नामी नहीं है। हम लोग ऐसे तो कहते जी आप लिख करके दीजिएगा, तो ये कौन सा असूल है, कौन सा कानून है? ये तो मेरी समझ इट्स अ लॉ ऑफ जंगल कि जिसके साथ जो चाहे आप कर दें, दूसरों के साथ कुछ करें, इनके साथ कोई करें। ये गाली दें, ये धमकी दें, ये टेररिज्म फैलाएं, ये जो है ना कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दें, लेकिन इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। नहीं जी, क्योंकि ये लाडले हैं और बाकी सारे जो है ना हम सौतेले हैं इनके, जो हमारे साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये जो है ना, ये जो दोगलापन है ना, माफ कीजिएगा, ये बड़ी गलत बात है। सबको वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हम सब इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम सब उसी तरीके से लॉयल हैं जैसे बाकी लोग हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं और इमरान नियाजी साहब क्रिकेट खेल करके लाडले बन गए। ये जो है ना नाइंसाफियां, ये बहुत हो गई है। ये अब इसको खत्म करना चाहिए, ये गलत बात है। हम सब अपने 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 तरीकों से, और हम सब की लॉयल्टी हमारे मुल्क के साथ है। हम कभी भी मुल्क को धमकी नहीं देंगे। हम दूसरे इदारों की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने हम अपने लोगों की करते हैं।
हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। हम जो है ना उनको उनकी हर जजमेंट को या हर उनके हुक्म को या हम उसी तरीके से हम उनको मानते हैं जिसमें कि आप देख लीजिएगा एहसन इकबाल के साथ जो हुआ था, अब उनको छोड़ना पड़ा ना, अपना थूका चाटना पड़ा ना नैब को। तो फरमाते हैं कि नहीं जी इनके खिलाफ कोई करप्शन नहीं थी, ये तो हुक्म आया था ऊपर से कि इनके ऊपर केस किया जाए। क्या शान है, वाह 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 वाह। इसमें तो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने पता नहीं क्या बना के इन लोगों ने रख दिया है। मुझे तरस आता है। नो वंडर हमारा जो है ना ग्राफ नीचे से नीचे ही होता चला जा रहा है। मेहनत करे ना, इमरान खान को ये फिक्र है कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, न उनको ये फिक्र है कि गरीबों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, न उनको ये फिक्र है कि लोग मर रहे हैं, न ही उनको फिक्र है कि बच्चे यतीम हो रहे हैं। उनको क्या चाहिए जी, हम जो है धरना देंगे, हम जो है लॉन्ग मार्च करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम धमकियां देंगे, हम गालियां देंगे। इन्होंने इस किस्म की उन्होंने जो इमरान खान ने जो मुल्क को बना रखा है ना, इसका सारा कल्चर चेंज करके रख दिया है। हमें यही नहीं समझ में आता है कि ये वही पाकिस्तान है जो हम कुछ चंद साल पहले देखते थे, या अब ये पाकिस्तान वाकई इन्होंने पाकिस्तान में जो नया पाकिस्तान बनाया ना, हमको इसको बदलते बदलते हम लोगों को जो है बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम भी इनको बता देना चाहते हैं कि हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम पाकिस्तान को फिर से ठीक करेंगे, हम पाकिस्तान को वापस अपनी जगह पे बल्कि उससे अच्छा पाकिस्तान बना के दिखा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान की अब कोई जगह नहीं है यहाँ, वो मेरे ख्याल में अपने घर में बैठे और कोशिश करें कि अपनी बीवी और बच्चों को, बीवी तो खैर है ही नहीं उनकी, हर दिन एक बदलती रहती है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को सही तालीम दिलवाएं ताकि वो इस किस्म की हरकत ना करें जैसी इमरान खान साहब खुद करते हैं। मुझे अफसोस आता है ये कहते हुए कि इमरान खान एक पाकिस्तानी है। मुझे नजर नहीं आता, अगर पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान की लॉयल्टी उनके दिल में होती। इस वक्त मुल्क जिस मुसीबत में है, इस वक्त दुनिया से सारे लोग, अगर आप देखिए तो कौन सा ऐसा मुल्क है, ये कौन सा ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं की हो, या जिसने कम से कम अपनी मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया हो। लेकिन इमरान खान के तो पता नहीं क्या, उनके तो ढोली सुहाने हैं उनके, जो दिल चाहता है कहते हैं, जो दिल चाहता है वो सोचते हैं, जब दिल चाहे पलट गए, जब दिल चाहे लेट गए, जो दिल चाहता है वो करते रहते हैं। और आज तो उन्होंने वर्बली माफी तो मांगी है, लेकिन हम आपको इस बात की यकीन दिलाते हैं कल को ये फिर वही हरकत कर रहे होंगे जो उन्होंने अभी जिस चीज के लिए माफी मांगा है, आज किसी और के साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे, क्योंकि यही इनका तरीका यही है। इनको बिल्कुल याद नहीं रहता, पता नहीं किस मूड में आते हैं या कितनी ज्यादा ये सूंघ लेते हैं चीजें, जिसकी वजह से उनका आज ये हाल हो जाता है कि वो अपनी कहीं की बात भी भूल जाते हैं और फिर वही चीज को दोहराते हैं और फिर उसी चीज को कहते हैं नहीं जी मैंने तो ये कहा ही नहीं था। जरा उनकी तकरीर उन्हीं को सुना देना। हम लोगों को जो आपने ये तकरीर सुनाई है, ये इमरान न्याजी साहब के घर में जाकर के लाउड स्पीकर के साथ इसको सुनाइए और कहिए ये आपने कहा था, और झूठ ना बोला करे ज्यादा, इतना झूठ ना बोले कि अल्लाह ताला भी तंग आकर के अपनी लाठी को घुमा दे। नुसरत वाहिद साहबा आपकी तरफ आऊंगी। नुसरत वाहिद साहबा आपने कॉल दे दी, खान साहब ने कॉल दे दी है, हफ्ते से निकल रहे हैं, आवाम को भी अपील कर रहे हैं कि जी आए साथ दें। एक तरफ मुल्क डूबा हुआ है सैलाब में, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर हैं। ऐसी सिचुएशन में किस तरह से जो है वो ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी? और डेफिनेट सी बात है कहीं से रेड लाइन के बाद अब उन्हें ग्रीन लाइन मिली होगी तो उन्होंने ये स्टेप लिया। वरना काफ़ी दिन से वो ये बात कर रहे थे कि जी कॉल देनी है और लोगों ने निकलना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, थैंक यू अपने प्रोग्राम बुलाने का। मैं इतनी देर से बैठ के इनका लेक्चर सुन रही थी जो ये इमरान खान साहब के खिलाफ बोले जा रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे इमरान खान साहब पिछले 40 साल से हुकूमत में हैं और सारी गड़बड़ वही करके गए हैं। जिस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है, उन्होंने डैम नहीं बनाए, उन्होंने कोई इस तरह के बांध नहीं बांधे, उन्होंने शहरियों को बेसिक चीज़ें नहीं दी, उन्होंने रोटी का कपड़ा मकान का जो वादा किया था वो भी खान साहब ने किया था, वो पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज सिंध के अंदर लोग
लिटरली कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका अगला जो एक्शन होता है वो सिर्फ ये होता है, क्या हमें खाना मिलेगा, अगला खाना मिलेगा कि नहीं। जो जानवर करता है ना, सुबह सुबह निकल जाता है शिकार के लिए, रात को वो आ जाता है अपने घर में, तो वो बिल्कुल उस तरह की उनके पास सिचुएशन है। उनके पास तो रहने को घर भी नहीं है। सारा जो कुछ था इन हुक्मरानों ने उसको डाइवर्ट करके उनके गांव में लियामेट कर दिए, और अपनी खेतें, अपनी जमीन, अपने घर बचाने के लिए। आज भी मैं पिछले संडे को मैं गई हुई थी, आप यकीन कीजिए घर 10-10 फुट अभी भी पानी में खड़े हैं। दादू का वो हाल है, लड़काना का वो हाल है कि इनके जो बहुत बड़े बड़े सारे जो लोग हैं उनकी कब्रों के अंदर तक पानी चला गया है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब वहां जा रहे हैं तो उनके पाँव आधे आधे गीले हो रहे हैं, इतना पानी वहां पे जमा है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इमरान तो खान जो है ये करने पे तुले बैठे हैं। इमरान खान की सारी गलती है, इमरान खान ने ही सब कुछ किया है। ये लोग तो बहुत अच्छे, बहुत नेक, बहुत शरीफ, बहुत इन्होंने पैसा बचा बचा के रखा, सारा पैसा मुल्क में इन्वेस्ट किया। वो तो पागल था जो बाहर से अपनी सारी चीजें बेच के लाके पाकिस्तान के अंदर उसने अपनी घर बनाया, उसने अपनी चीजें बनाई। जो पैसा उसे मिला फंड का, उससे पहले शौकत खानम बनाया, फिर कॉलेज बनाया, अब आजकल भी तीसरा शौकत खानम कराची में तैयार हो रहा है। और आप प्लीज चुप रहिए, आपकी पूरी बात मैंने बहुत खामोशी से सुनी है। मुझे पता है आप पुराने जो साबका वजीर आजम उनकी बहन है, मैं जानती हूँ आपको। आप प्लीज एक मिनट चुप रहिए और मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि आपकी बात पे मैंने नहीं टोका था आपको। तो प्लीज, खान साहब वो आदमी हैं जो सारी उम्र से जो कुछ उन्होंने कमाया वो लाके इस मुल्क में लगाया। आज भी वो जितना फंड जमा कर रहे हैं वो सबका सब पाकिस्तानियों के ऊपर लगेगा। उनकी जायदादें बाहर जाके नहीं बन जाएंगी। उनकी बीवी बेइंतहा अमीर औरत थी जो आधी जायदाद दे रही थी इनको, और उन्होंने कहा मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी तो इन्होंने उसको डिवोर्स किया कि भाई तुम वहां रहो जहां जाके रहना चाहती हो, मैं तो पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। पिछले 4 साल से वो आदमी अपनी औलाद से नहीं मिला। क्या ये कर सकती है? ये क्या ये इस तरह की हरकत कोई कर सकता है कि अपनी औलाद से जान के नहीं मिल रहे कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, इस काम के लिए नहीं जाऊंगा कि मैं जाके अपने बेटों से मुलाकात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में तो जितनी सिंसेरिटी उस आदमी के अंदर पाई जाती है, इनमें से किसी में 1% नहीं है। अगर होती तो इनका एयर ब्लू आसमान पे ना जाता और पीआईए जमीन पे ना जाती। क्या बातें करते हैं ये लोग, बातें करवा लो सिर्फ कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपने किया क्या पाकिस्तान के लिए? सारी जायदादें आप लोगों की बाहर हैं, सारे कारखाने आप लोगों के बाहर हैं। पाकिस्तान में पहले 3 साल में 3 कारखानों से आपके 300 कारखाने बन गए, उसके बाद दुबई में बन गए, उसके बाद सऊदी अरब में बन गए, उसके बाद दुनिया जहान में बन गए। जब आपको कहा गया सिसिलियन माफिया तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है इस बात पे कि उसको क्यों सादिक और अमीन कह दिया, उसको क्यों ऐसा कह दिया। इसलिए कि वो झूठ नहीं बोलता, वो जो भी बात करता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। कोरोना डेज के बावजूद जब दुनिया की पूरी इकोनॉमी टॉपल डाउन हुई हुई थी, वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर लेके गया। 6% पे वो इकोनॉमी थी उस वक्त। और उसके अलावा किस तरह कितनी कम डेथ्स हुई, लोग कितने कम बीमार हुए। इंडिया हमारे पड़ोस में, उनके लाखों लोग मरे। उसने बंद कर दिया सारा मुल्क और कहा अपने अपने गाँव जाओ, बसें बंद, हर चीज बंद, पैदल चल चल के लोग मर गए। अमेरिका में कितने मर गए, इटली में कितने मर गए, स्पेन में खड़े खड़े मर जाते थे। इतना ज्यादा दुनिया में अपाहज और लोगों ने सफर किया है, और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 1/3 भी नहीं किया। पूरी दुनिया में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि इतना अच्छा इमरान खान ने स्ट्रेटेजी रखी कि लोगों को रोजगार भी मिलता रहा, लोगों को 12,000 भी मिलते रहे, और बाकी जो लोग अच्छे थे उनके कारोबार भी चलते रहे। हमारी इंडस्ट्री 100% पे चल रही थी। अब इनसे पूछे, जाके देख लें सिर्फ फैसलाबाद में क्या हालात है। पूरी फैक्ट्रियां बंद है, सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद है। आज मेरी एक बिजनेसमैन से बात हो रही थी, वो कह रहा था हम कॉल देने वाले हैं और उसके बाद जब बिजनेस बंद होगा ना तो फिर इनको पता चलेगा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। आप लोग महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, आप तो महंगाई मार्च कर रहे थे, आपको पता है इस बात का? आप महंगाई मार्च कर रहे थे, आपके दिलों में बड़ी आवाम की मोहब्बत जागी हुई थी। अब कहाँ गई वो मोहब्बत? कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। बिलावल साहब वहां से आ रहे हैं जी इस्लामाबाद कि मैं तो महंगाई मार्च कर रहा हूँ। वो उन सारी गाड़ियों में, मैं बिल्कुल चैलेंज करती हूँ, उन सारी गाड़ियों में पैसा भरा हुआ था। उसके साथ सिंध पुलिस थी जो रखवाली कर रही थी, और फिर लाकर सिंध हाउस में डंप किया गया और हमारे कारकुन खरीदे गए। ये बात करते हैं ये लोग हमदर्द हैं पाकिस्तान के। वो अकेला आदमी, उसके खिलाफ 13 जमातें खड़ी हैं इस वक्त, फिर भी वो डट के खड़ा है। किस तरह इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की किसी और मुल्क के साथ मिलकर, अब जाके अपने गुलामों के आगे खड़े हैं जी, हाथ फैला रहे। मैं भीख मांगता नहीं हूँ, लेकिन भीख मांगने आया हूं, मैं क्या करूं? आप 74 साल से हमारी खिदमत, 74 साल से नहीं, ये 70 के बाद से हो रहा है। उससे पहले पीआईए
जबरदस्त जहाज था। उससे पहले हमारी इकोनॉमी बेहतरीन थी। अब हमारा पासपोर्ट ब्रिटिश एयरपोर्ट पे आप उतरते थे तो आपको वीजा मिलता था। इतनी ज्यादा पाकिस्तान की कदर थी। सारा एयर गल्फ जो है वो उसको पाकिस्तानी पीआईए ने ट्रेन किया। उसके बाद इन लोगों की हुकूमतें आ गई बार 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 बार, क्योंकि वो मिसाक जमहूरियत जो हो गया था, वो मिसाक जमहूरियत में उन्होंने ये किया कि एक दफा तुम एक दफा हम, एक साल पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे हाँ ये तो वाकई बहुत बुरे। आस्ता आस्ता करते करते वो पंजाब में रह गए, वो आस्ता सिंध में रह गए और बात खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जान छुड़ाई थी इन लोगों से हमारी। लेकिन अब जिस तरह ये कॉन्स्पिरेसी करके आए हैं बहुत जल्दी अवाम को तो पता चल ही चुका है। आपने देखा है हर जलसे में, हर उसमें वो माशाल्लाह पहले से बढ़ के वो रिकॉर्ड टूट रहा है। लोगों को समझ आ गई है, सिर्फ इनको अपनी आकवत थमाने के लिए, संभालने के लिए इनको समझ आ जानी चाहिए इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है अब इस मुल्क में। इनको चाहिए जिस तरह इनका लीडर भागा हुआ है ना वहां पे भगोड़ा 50 रुपए का वो लेके, इसी तरह ये सारे भागे, वरना अदरवाइज पाकिस्तान नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड। ओके ज़ारा फातमी साहब वापस आपकी तरफ आऊंगे। एक तो आप रिस्पॉन्ड कर दें जो बात आप कर रही थी, दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई को कहा तो है कौमी असेंबली में वापसी के मशवरे का, लेकिन साहबा आपकी आवाज थोड़ी जी जी आ रही है। जी जी अभी आएगी, अब आपको आएगी। मैं जोर से बात कर रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी वो करें ताकि ज़ारा फातमी साहिबा तक जाए। दूसरा ये मेरा चूँकि माजरत मेरा आज गला ज़रा ख़राब है इसलिए। अच्छा दूसरा ये क्या कहते हैं, ये भी बताइएगा कि चूँकि अब खान साहब ने हफ्ते से कॉल दे दी है आने की, तो डेफिनेट सी बात है ये भी हुकूमत को समझना पड़ेगा कि वो अब तक खामोश थे, वो बार बार ललकार रहे थे लेकिन उस तरह से आने की बात नहीं कर रहे थे। अभी माजी करीब में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ चीज़ें भी आपके सामने हैं। तो अगर ये हुकूमत नहीं चल पा रही उस तरह से जिसकी वजह से खान साहब आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी इज़ द मेजर इशू, तो फिर आप लोग की अब स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी मैं नफरी मंगवा रहा हूँ और मैं मजीद पुलिस की डिप्लॉयमेंट मुख्तलिफ सूबों से मंगवाऊँ, बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन और अल्टीमेट सोल्यूशन। जी तो साहब आपकी वैसे आवाज कम होने की वजह से हमको पूरा सवाल सुनाई नहीं दिया, मगर बहरहाल जो समझ में आया। देखिए ये बात सही है, हम मानते हैं कि मईशत जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर काफी आ गए, लेकिन ये 4 साल की इनकी जो कारकर्दगी है आप लोग उसको नहीं देखते हैं। आप सिर्फ 4 महीने की इस पे आप लोग बात करने लगते हैं। ये हमारा हमें जो चीज विरासत में मिली है ना इमरान खान से, IMF से हमारा जो भी हुआ है ये हमारा नहीं है। इस पे अगर आप उठा करके देखें तो ये सारा सिग्नेचर जो है वो इमरान खान के जमाने का किया हुआ है, हमारा नहीं है ये। इन्होंने उसके बाद उन्होंने हमारे साथ तो मुल्क में तो यू टर्न देते ही रहते हैं, ये यू टर्न उन्होंने IMF के साथ भी दिया। जिस चीज पे उन्होंने दस्तखत किए थे, जिस चीज को उन्होंने उनको काम करने को कहा गया था, जो इनसे कहा गया था कि आप कंडीशंस उन्होंने लगाए थे कि ये करना पड़ा था, करना चाहिए आपको, वो उन्होंने नहीं किया लास्ट मिनट पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी हुकूमत जाने वाली है तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम तो जाएंगे लेकिन मुल्क को वो डुबो कर जाए। ये हरकत उन्होंने की थी। और जो हमारी अभी PTI की हमारी जो कलीग साहबा फरमा रही थी इसके एहसास प्रोग्राम, इनको पता होना चाहिए, जरा उठा करके देखें कि एहसास प्रोग्राम था क्या। ये जरदारी साहब के जमाने का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका उसूल असल नाम अभी भी यही लिखा हुआ था, और जो पैसे आते थे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से आते थे, कोई एहसास प्रोग्राम नहीं था। सारे प्रोग्रामों में उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना वो अपना निशान लगा लगा करके और अपनी ID जो इनका जो ये कलर्स होते हैं ग्रीन एंड रेड एंड ये वो लगा करके वो समझते हैं कि कार्ड के ऊपर के हमने कर लिया, शुतुरमुर्ग की तरह कि अपनी आंख बंद कर ली, उन्होंने समझा कि दुनिया भी नहीं देख रही है। ये सारा कुछ उन्होंने हमारा किया हुआ है। नौजवान प्रोग्राम इन्होंने डाला, हमारा यूथ प्रोग्राम था, आप नाक चाहे हाथ से पकड़े चाहे उल्टी तरफ से पकड़े, बात एक ही पड़ती है वही चीज। सारे हमारे प्रोग्राम को इन्होंने अपना नाम दे करके समझ रहे हैं कि हमने बहुत तीसमार खान का काम कर लिया। ये ज्यादा हमसे ना बोला करें, समझा। अगर हम भी बोलने पे आए ना तो हमको बहुत कुछ सुना सकते हैं जो इमरान खान ने हरकतें की है। और माफ कीजिएगा जमाना बेगम इसलिए नहीं गई है मुल्क से, ये इमरान खान के अल्फाज जो मुझसे उन्होंने कहे थे
जो मुझसे उन्होंने कहे थे, और ये हम आपको बता भी देंगे कि किस वक्त और किस हफ्ते इमरान खान ने मुझे बताया था। इमरान खान को हम बहुत पुराना जानते हैं, आज से नहीं जानते हैं। इसलिए इमरान खान ने मुझसे क्या फरमाया था, जमाना क्यों गई है ये छोड़ करके, उनको अगर मैं इस वक्त बता दूं ना तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि वो है क्या चीज। इसलिए उनसे कहिए, मोहतरमा से कहिए कि मेरे सामने ऐसी बातें ना क्या करें। मेरी उम्र में और उनकी उम्र में मेरे ख्याल में जमीन आसमान का फर्क है, और इनसे ज्यादा हम जानते हैं इन लोगों को। आप तो जुमा 8 दिन पहले आपने इमरान खान को जाना है, मैंने इमरान खान को बहुत पुराना जानते हैं। चले और पर्सनल चीजों को रहने देना, सारी हरकतें हो रही है, हमारे लॉयल्टी पे कभी भी उंगली ना उठाने की कोशिश करें। ये मुल्क को हमने सुधारा था, ये मुल्क हम चला रहे थे, हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे जमाने में थी। आपका तो आप सुन लीजिए, IMF की खुद अल्फाज सुन लीजिए रिपोर्ट में कि सारा जो बेड़ा गर्क हुआ इमरान खान के जमाने में हुआ। ये हमने नहीं लिखा हुआ, ये IMF की रिपोर्ट में आया। आप अगर नहीं पढ़ सकती हैं तो किसी से कहिए, वो आपको पढ़ के सुना देगा। ये उनकी रिपोर्ट है। हमारे जमाने में हमारी, आप उठा के देखिए जरा IMF की, वर्ल्ड बैंक की सारी चीजों की रिपोर्ट आप जरा देखिए, हमारे बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा है। हमारे में तो बहुत हम लोग ऊपर जा रहे थे। और बाकी पाकिस्तान जो है ना, वो पूरी दुनिया में, उन्होंने तो मुल्क को आइसोलेट करके रख दिया था। वो रोते रहते थे कि जो बाइडेन जो है ना मुझे फोन नहीं करता है, मोदी मुझे फोन कर जवाब नहीं देता है। ये तो उनकी बातें थी। अगर नहीं है तो उठा के देख लीजिए, आप ये भी उठा के देख लीजिए अगर हम गलत कह रहे हैं तो। कभी कभी अपनी बातों को भी समझ जा करें, समझा। दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले सोचा करें कि आप लोगों ने क्या किया है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके आपने रख दिया है, मुल्क को कहीं का नहीं रखा। सारे बेचारे बच्चों को आपने तबाह करके रख दिया। आजकल आप बच्चों के सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं डर के, क्योंकि बच्चे जो है ना आपको पता नहीं पलट के क्या जवाब देंगे। आपने सारे कल्चर को बिगाड़ करके रख दिया है। इमरान खान साहब जो है ना, जैसे खुद है वैसे उन्होंने बच्चों को भी बना के रख दिया है। ये बच्चे वो थे जो हम समझते थे, और हम समझते हैं और बात भी कर रहे हैं, उनको हम दोबारा लाइन पे लेके आ रहे हैं, बच्चों को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि वो हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान आखिर में बच्चों के हाथ में जाना है। इन्हीं बच्चों के हाथ में जिनको सिवाय गाली गुफ्ते के और कुछ नहीं आता है। सारे मुल्क का, हमारे जमाने में कोई बच्चा, किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि किसी बुजुर्ग के सामने मुंह खोले। उनको इतना लिहाज था, उनको तमीज थी। अगर कोई बुजुर्ग आ जाता था तो बच्चा अगर बैठा हो तो खड़ा हो जाता। आज कहता है कि आप खड़ी रहिए, मैंने क्यों आई थी, ये जवाब मिलता है। आजकल हम बच्चों के सामने जाते हैं, हम सोचते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ है। सारा जो है ना, आप जरा सोशल मीडिया उठा के दीजिए, देखिए क्या गालियां और क्या गंदी जुबान इस्तेमाल होती है। ठीक, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया था। जी 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 सार फातमी साहबा, आपका पॉइंट आ गया, वैलिड पॉइंट। नुसरत वाहिद साहबा आपकी तरफ आऊंगी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी सरकारी वो कह रहे हैं कि जी सूबों से पुलिस फोर्स मांग ली गई है और रेड जोन को जो है वो बहुत ज़्यादा अगेन पैम्पर किया जाएगा, आने नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्सेस मांगी जा रही हैं। खान साहब ने जो कॉल दी उसके हवाले से। जी मुझसे बात करिए। जी जी नुसरत वाहिद साहब, आप ही से पूछ रही हूँ सवाल। जी सॉरी, मैंने सुना नहीं। जी मैंने कहा कि सवाल मेरा वही है कि खान साहब जब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, उस पर राना सनाउल्लाह साहब फोर्सेस बुला रहे हैं, एक्स्ट्रा नफरी बुला रहे हैं सूबों से, तो और राना सनाउल्लाह और क्या करेंगे? वो तो 14 लोगों को कत्ल करके भी बिल्कुल इतने मासूम बन के बैठ जाते हैं। ना उनकी हुकूमत पूछती है, ना कोई और मुकदमा चलाता है, ना कुछ उनकी कोई और चीजें होती हैं कि जिसपे उनको सजा मिले। किस तरह उन्होंने 14 लोगों को मॉल्टाउन में फायरिंग करके, एन माथे पे और पेट पे फायरिंग करके प्रेग्नेंट खवातीन को मार दिया। किस तरह, क्या कौन कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ। हमारी जो 25 को जो इन्होंने मारा है, 5 बच्चे मरे हैं उस दिन, आपको पता है, 2 कराची में और बाकी 3 यहाँ पे। वो पुल से गिर गया लड़का। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अयूब, वो बचाने के लिए निकले कि पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे, और उनका मैं इनसे बात करता हूँ ताकि ये हरकत ना करें। उनको किस तरह मारा गया आपने देखा, उनकी पीठ पे किस तरह के निशान थे। कर लें जो राना सनाउल्लाह करते हैं। इस दफा हम लोग ना रिट्रीट करेंगे ना पीछे जाएंगे। अभी फिलहाल तो इस्लामाबाद में हो रहा है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में होगा, और इंशाअल्लाह उससे बहुत पहले ये लोग गायब हो चुके होंगे। जो इन्होंने बड़े तीर मारे हुए हैं ना पाकिस्तान के लिए, अच्छा, उससे पहले ये जा चुके होंगे। ओके, मुझे जरा ज्वाइन करें मोहम्मद अबू बकर साहब भी, MNA MKM पाकिस्तान से जरा
आपकी तरफ आती हूँ। बुकर साहब, ये बताइएगा कि एमकेएम हमेशा से हम देखते हैं कि जी हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं और वफाक में बैठी होती है, हमेशा से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है वफाक के वो ले रहे होते हैं। सो फार अभी बात हो रही है इकोनॉमी के हवाले से और जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है खास तौर पे रीसेंट डेज में, हाउ डू यू सी इट? अगर अब खान साहब ने आगे की कॉल भी दे दी, आप लोग हुकूमत का हिस्सा भी हैं, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, अनकरीब इलेक्शंस जो होने वाले हैं और जो बाय इलेक्शंस हुए उनका नतीजा भी आपके सामने है, तो क्या एमकेएम को लगता है कि जो डील अप उन्होंने की इस मौजूदा हुकूमत के साथ और खान साहब की हुकूमत को छोड़ा, दैट वाज अ फेयर इनफ डिसीजन? थैंक यू वेरी मच। देखें, जहां तक इकोनॉमी की बात है, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। अच्छा, जब ये सबके इल्म में है कि इकोनॉमिकल पोजीशन पाकिस्तान की बेहतर नहीं है और उसके बाद जो इतना बड़ा डिजास्टर सैलाब की शक्ल में इस वक्त आया और बिलखसूस सिंध बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो एक तरफ तो रिलीफ है, बेघर लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको दोबारा उनके घरों तक वापसी का एहतमाम और इंतज़ाम करना है। ऐसी सूरत हाल में क्या मुल्क इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? इस वक्त तो हमारी प्रायोरिटी ये हुकूमतें बनती भी हैं, हुकूमतें टूटती भी हैं, लेकिन अगर 5 साल की बात है और एक आईनी तरीके से तब्दीली हुई है, तो अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन का हक अदा करने के बजाय सड़कों पे आना या इस बात पे जिद कर लेना कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल जैसी भी हो, जो भी हो, हालात जितने भी बिगड़े हों, चाहे सैलाब से लोग, आप बताएं मुल्क में इलेक्शन अगर होता है तो वो जो आधा सिंध बल्कि 70% सिंध इस वक्त जो है डिसलोकेट हो गया है, वहाँ के लोग अपने पूरा का पूरा गांव बस्ती इलाके वो कहाँ जाके वोट देंगे, किनको वोट देंगे, कहाँ पे वो वोटिंग के लिए स्टेशंस बनेंगे, पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। यहाँ तो बल्दियाती के हवाले से भी अभी जो टाइम डिले किया गया वो इसी वजह से कि तमाम डीसीज ने, तमाम अफसरान ने ये इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन करा सकें। तो फिर इस चीज को भी समझने की जरूरत है। जी जी बोलिए, सुन रही हूँ। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, सैलाब की वजह से जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इन तमाम चीजों को अगर सामने रखें तो जैसा आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि भाई 5 साल की मुद्दत जो है ना हुकूमत को पूरी करने दी जाए। इन्होंने 4.25 साल पीटीआई के साथ, हम खुद भी इत्तेहाद में रहे, एक आईनी तरीके से तब्दीली हुई है, तो अपोजिशन में रह के भी सियासत की जा सकती है, असेंबली में बैठकर एक पॉजिटिव सियासत की जा सकती है, वहाँ बैठकर जो हुकूमत के गलत इक़दाम अगर हो तो उस पर तनकीद की जा सकती है। अबू बकर साहब होल्ड ऑन। हाँ, ऐसे कैसे होगा? मुझे ये बताइए ना कि जहां आपके नैब के करप्शन के केसेस, नैब के पास इतने अरबों रुपए के थे, सबके एक एक करके वो सारे वापस हो रहे हैं, तो नजर आ रहा है लोगों को कि किस तरह से जो है वो इस सारे निज़ाम में और इस सारी चेंजेस के अंदर जो है किस तरह मुल्ज़िमान जो है वो अपने मुखालिफ वकील का इंतखाब भी खुद कर रहे होते हैं, कानून का साथ भी नहीं दे रहे, घंटों में तरमीम हो रही है। ये तो एक मजाक हो गया है ना, बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी का कोई इस वक्त इदारा नहीं बचा। नैब को आप लोगों ने मफलूज कर दिया है। नहीं, नैब को हमने नहीं किया। देखें, वो सब कुछ जो है ना असेंबली के थ्रू एक कानून के तहत हुआ है। तो आप लोग हैं, अगर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें ये होगा कि आप लोग साथ थे, आप साथ बैठे हुए। देखें, हम साथ बैठे हुए जरूर हैं, लेकिन क्या हमारे साथ तो हम पीटीआई के भी बैठे रहे ना 4.25 साल, और कराची जैसे शहर से 14 कौमी असेंबली की नशिस्तें मिली, 30 सूबाई असेंबली की नशिस्तें मिली, तो उसके बदले में उस हुकूमत ने उस शहर कराची को क्या दिया? हम तो रोते रहे। 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया, क्या दिया उन्होंने? कितने पैसे दिए? पूरे 4 साल हमने गुजार दिए। वो और बात है, उस बहस में मैं नहीं जाता कि वो सीटें कैसे मिली थी, वो कैसे हमसे लेकर दिया गया, लेकिन फिर भी हमने तस्लीम किया। और इस हुकूमत के साथ, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हम ईमानदारी के साथ
उनके साथ चलते रहे अभी और इस 5 उम्मीद के महीने में साथ क्या मिल कि गया? चलो भाई एक नई हुकूमत आई है, 5 महीने में क्या से मिल इतना गया? बड़ा मैंडेट उनको लेकर दे दिया गया है, तो चलो कराची शहर में हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं, हमारे नुमाइंदे से नहीं, ये अपने नुमाइंदे के जरिए जो है ना ये करा ले। उनके अपने एमएनएस परेशान थे, उनके अपने एमएनएस के ये अल्फाज होते थे कि हम इस काबिल नहीं रहे कि इलाकों में जा सके। तो अबू बकर साहब अभी इन 5 महीनों में मिल गया कुछ? जी जी, इंशाअल्लाह ताला आज ही हमने मीटिंग, आज हमारी मीटिंग थी प्लानिंग के अंदर मिनिस्टर से, और ये तमाम चीजें हो रही हैं। हैदराबाद के हवाले से भी जो यूनिवर्सिटी का मसला था, कब हमने जाके यहाँ पे तकरीबन 200 लोग कराची से आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ पे 200 लोगों के अफराद की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, लेकिन क्या उसका नतीजा निकला? आज हमने इनसे बात की है, वो फंड एलोकेट भी कर दिया मौजूदा गवर्नमेंट ने। आज ही 1 घंटे पहले मीटिंग से हमारे सिंध गवर्नमेंट ने वहां पे जमीन भी एलोकेट कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने में उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे कि जो चीजें आप कह रहे हैं वो हो जाए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत भाई साहब, आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बस टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज आई वुड लव टू टेक अ कमेंट ऑन इट विद नुसरत भाई साहब एज वेल, लेकिन अब मेरे पास टाइम खत्म है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स जी, ऑल ऑफ 3 इन फैक्ट। नाजरीन, हफ्ते के रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है आज। आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, आवाम बिल्कुल मायूस हो चुकी है इस निज़ाम से, जो कि सियासी निज़ाम है सियासतदानों का, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मज़ों के लिए आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी बट आई हैव टू से लाइक दिस, मुझे कहना पड़ रहा है। जो इस वक्त सिचुएशन और तबाही मुख्तलिफ सूबों में आई है, वो मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि कोई भी हुकूमत सूबाई लेवल पर अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने अपने ही लोगों के गले अपने हाथ से काटे, जो कि नजर आ रहा है, क्योंकि इतने मैसिव लेवल पर तबाही वरना नहीं आती। कुछ तो काम किया होता, कुछ तो चीजें की होती। कब तक ये मुल्क मांगता रहेगा दूसरों के आगे भीख? कब तक हम बाहर जाके लोगों के हाथ फैलाते रहेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे कि जी हमारी मदद करें? देयर मस्ट बी सम स्टॉप। ये वो मुल्क है, ये वो पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बाहर जाते हैं तो खजाना बन जाते हैं, लोगों के लिए सोने के तौर पे काम आते हैं। तो फिर अपने मुल्क के अंदर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने मुल्क के अंदर चीजें उस तरह से क्यों नहीं बेहतर हो रही? ये सोचने का वक्त अब आ चुका है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।